दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने हालातों से हार नहीं मानी, जिसने ईमानदारी और इंसानियत के रास्ते को चुना, जिसके कंधों पर बहुत बोझ था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी किसी को अपने पास से खाली हाथ नहीं जाने दिया। कभी कभी हमारी एक छोटी सी भलाई भी हमारी पूरी किस्मत को बदल कर रख देती है। तो चलिए आइए सुनते हैं आज इस दिल छू लेने वाली कहानी को। मैं गली गली में घूमकर सब्जी बेचने का काम करता था। कभी कभी किसी एक जगह ठेला लगाकर भी सब्जी बेचता था, ताकि उस इलाके के लोग मेरे पास आकर सब्जियां खरीद सकें। एक दिन एक लड़की मेरे ठेले के पास आई। उसके साथ एक बच्चा भी था, जो बार बार मुझसे टमाटर मांग रहा था। मैंने ताजा टमाटरों में से एक उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी वो लड़की कहने लगी कि अगर आपको मेरी मदद करनी ही है तो प्लीज आप मुझे अपने घर में रहने दीजिए, क्योंकि रात हो रही है और मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। मुझे उस बेचारी पर तरस आ गया और इसी वजह से मैं उसे अपने घर ले आया। वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई, लेकिन तकरीबन आधी रात के वक्त वो बच्चा अचानक से रोता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाकर अपनी माँ के कमरे में ले गया। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे बाप बाप ने मेरी बेहतरीन परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपनी औकात के हिसाब से मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया था, मेरे लिए सब कुछ किया। लेकिन समझदार होने के बाद मैंने जितना सोचा था वैसा मैं कुछ भी उनके लिए नहीं कर पा रहा था। जब से मुझे अच्छे बुरे की समझ आने लगी थी, तब से मैं अपनी माँ को घर की जरूरतों और खर्चों के लिए परेशान ही देखता आया था। मेरे पापा जो कुछ भी कमा कर लाते थे, वो सारे पैसे मेरी माँ को दे देते थे, ताकि वो घर की बागडोर संभाल सकें। मेरे पापा एक साधारण से मजदूर थे और दिन भर मेहनत करके कुछ पैसे ही कमा पाते थे। बस उन्हीं पैसों से हमारे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। इसका कारण ये था कि हमारे घर में पापा ही एकमात्र कमाने वाले थे और खाने वाले हम कम से कम 5 लोग थे। मुझसे 2 छोटी बहनें भी थीं। मम्मी पापा किसी न किसी तरह से अपना पेट काटकर घर का खर्च चला ही रहे थे। मैं बचपन से ही बहुत फिक्रमंद और समझदार बच्चा था। अपने माँ बाप की परेशानी मुझसे भी छुपी नहीं रह पाई थी। हालांकि मम्मी पापा कभी भी हम बच्चों के सामने घर के खर्चों को लेकर कोई बात नहीं करते थे, मगर जब मम्मी खाना खाते हुए अचानक बर्तन में झांक कर ये कह देती थी कि बस आज तो मेरा पेट बहुत जल्दी भर गया है, अब मुझे भूख नहीं है, तो मुझे अंदाजा हो जाता था कि शायद सब्जी कम पड़ गई है। जब मम्मी हम लोगों के लिए अपनी भूख मार लेती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। पापा जब भी थके हारे अपने काम से घर लौटते और मम्मी को अपनी मेहनत की कमाई हाथ में रखते, तो कुछ देर के लिए वो दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाते कि अब इतने पैसों में हम लोग कल क्या खा पाएंगे। कई बार जब पैसे बहुत कम होते तो मम्मी दाल को काफी पतला भी कर देती थी, ताकि जो दाल किराने की दुकान से आई होती वो कम से कम 2-3 दिन तक तो चल सके। घर के इस माहौल ने बहुत जल्दी मेरा बचपन छीन लिया था और मैं अपनी उम्र से ज्यादा सोचने लगा था। एक दिन मैं घर के आंगन में उदास बैठा हुआ था। उस वक्त मैं तकरीबन 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था। मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया और उनसे कहा कि अब मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे मुंह से स्कूल ना जाने की बात सुनकर उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि क्यों, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो दिला दूंगी। मैंने मासूमियत से अपनी मम्मी का चेहरा देखा और फिर सिर झुकाकर उनसे कहा कि मैं भी कल से पापा के साथ मजदूरी करने जाऊंगा। इससे घर में ज्यादा पैसे आ जाएंगे और हम लोग भी पेट भरकर खाना खा सकेंगे। ये कहकर मैं बाहर के दरवाजे को देखने लगा, जिसकी लकड़ी अब काफी कमजोर हो चुकी थी और जगह जगह दीमक उसे खा चुकी थी। मेरी बात पर मम्मी बिल्कुल चुप हो गई। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब काफी देर तक खामोशी बनी रही तो मैंने माँ की तरफ फिर से देखा। वो अपनी साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाकर चुपचाप रो रही थी और अपने आंसू पोंछ रही थी। कुछ देर के बाद माँ ने मुझसे कहा कि जब तक तुम पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में किसी ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंचोगे, तब तक मैं पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगी। मगर अभी तुम्हें पढ़ना है बेटा, क्योंकि मजदूरी करने से तुम अपना अच्छा भविष्य कभी नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम दिल लगाकर पढ़ो, ताकि बड़े होकर एक कामयाब इंसान बन सको। मैं बहुत ध्यान से अपनी मम्मी की बातें सुन रहा था।
ये सब कहते हुए उनकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उन आंखों में मुझे अपनी जिंदगी में एक कामयाब और बड़ा आदमी बनने का सपना नजर आ रहा था। मम्मी इतनी इच्छा और भरोसे के साथ ये सब कह रही थी कि मैं बस उनका चेहरा देखता ही रह गया। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ का सपना टूटने नहीं दूंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा ताकि अपनी जिंदगी में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकूं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत कठिन होगा। जिस घर में पेट भरकर खाने को रोटी नहीं मिलती है, वहां पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना कोई आसान नहीं होता। मगर इन सारे बुरे ख्यालों को अपने दिमाग से झटक कर मैंने फिर ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करनी ही है। माँ को वहीं पर बैठा छोड़कर मैं फिर अपने कमरे में वापस आ गया, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना था। मैं हर हाल में अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहता था। ये एहसास मुझे नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगा या नहीं, मगर मैंने उस रास्ते पर चलने की ठान ली थी। आज से पहले मैं एक बिल्कुल औसत दर्जे का स्टूडेंट था। मुझे पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं था, मगर अपनी माँ की बातें सुनने के बाद मैंने ठान लिया था कि अगर सच में मुझे अपनी जिंदगी में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना है तो मुझे पढ़ाई में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा, मगर इस बीच हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि पापा की कम आमदनी की वजह से मेरी दोनों छोटी बहनों को स्कूल से नाम कटवाना पड़ा। पापा किसी एक की ही फीस भर सकते थे, इसी वजह से उन्होंने दोनों बहनों को स्कूल से निकलवा लिया। मैंने पापा से मना भी किया था कि वो उन दोनों को स्कूल में पढ़ने दे और मेरा नाम कटवा दे, मगर पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि जिस दिन तुम किसी लायक बन जाओगे, उस दिन मेरे दिल का ये दुख भी दूर हो जाएगा कि मैंने अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई रुकवा दी। ये कहते हुए पापा बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। स्कूल से नाम कट जाने और पढ़ाई खत्म हो जाने की वजह से मेरी दोनों छोटी बहनें बहुत रोई थीं। मम्मी ने उन दोनों को हिम्मत देने की कोशिश की कि जब तुम्हारा भाई पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो तुम दोनों जो चाहोगी वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। मम्मी और पापा दोनों बहनों को समझाने और संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैं कोने में खड़ा ये सोच रहा था कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा, उस दिन मैं अपने घर वालों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और खूब दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि मैं हर क्लास में फर्स्ट आने लगा। जब भी मैं अपने एग्जाम का रिजल्ट लाकर मम्मी और पापा को दिखाता तो वो दोनों बहुत खुश होते। 12वीं क्लास में भी मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुआ था। इसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मगर इसके साथ ही छोटी मोटी नौकरियां भी करना शुरू कर दिया। इस तरह मैं अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाने लगा और पापा के कंधों से काफी हद तक बोझ कम हो गया। मगर मेरी मंजिल अभी भी काफी दूर थी और रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास अब पैसे नहीं बच रहे थे, क्योंकि मैं छोटी मोटी जो भी नौकरी करता था उसमें जितना कमाता था वो सब घर के खर्चों में लग जाता था। मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे और ना ही पापा के पास इतने पैसे थे कि वो मेरी आगे की पढ़ाई की फीस भर सकें। इसीलिए मेरे दिमाग में ख्याल आने लगा कि अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया था कि जितना पढ़ लिया है बस उतना ही काफी है और अब मुझे अपने घर वालों के लिए नौकरी करनी चाहिए। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि कॉलेज में मेरे नंबर इतने अच्छे हैं कि मुझे स्कॉलरशिप भी आसानी से मिल सकती है। मुझे अपने दोस्त की ये बात बहुत सही लगी और फिर मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया। मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे आसानी से स्कॉलरशिप मिल गई। इस तरह मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके साथ अपनी नौकरी भी जारी रखी। डिग्री की पढ़ाई करते हुए मैं रोज शाम को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगा। इस तरह से मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे और कॉलेज आने जाने का किराया भी निकल आता था। मेरी इस डिग्री को पूरा होने में कम से कम 4 साल का समय और था, तब जाकर मेरे हाथ में यूनिवर्सिटी की डिग्री आती। यूनिवर्सिटी की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है, लेकिन मैंने यहाँ भी खुद को सीमित रखा, क्योंकि मैं जानता था कि फिजूल के खर्चों के लिए मेरे पास ना तो वक्त है और ना ही पैसे। मेरे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं जिन्हें मुझे निभाना था।
इसी वजह से मैंने वहां बहुत कम लोगों से दोस्ती रखी। आए दिन सभी दोस्त मिलकर कभी किसी महंगे होटल में खाना खाने जाते थे, तो कभी मूवी देखने या किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने। इन सब जगहों पर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती थी, जो मेरी जेब में बिल्कुल भी नहीं थे। इसी वजह से मैंने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए और खुद को बस एक ही दोस्त तक सीमित रखा। यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बच्चे बड़े घरों से पढ़ने आए थे। ऐसे माहौल में मुझे खुद से ही अजीब सा लगता था। जब मैं हफ्ते भर तक एक ही शर्ट पहनकर जाता था तो मुझे अपनी गरीबी और कम दर्जे का एहसास बहुत शिद्दत से होता था, मगर मैंने कभी इस एहसास को खुद पर हावी नहीं होने दिया और दिल लगाकर पढ़ाई करने की हर मुमकिन कोशिश की। इन सब के बीच भी मैं हर साल बेहतरीन नंबरों के साथ पास होता रहा। यूनिवर्सिटी में मेरे अच्छे रिजल्ट और परफॉर्मेंस से मेरे टीचर भी काफी खुश रहते थे, मगर कभी कभी मेरे घर के हालात मुझे अंदर से इतना परेशान कर देते थे कि कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से मेरा ध्यान हट जाता था और मैं पढ़ाई में कमजोर पड़ने लगता था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मैं खुद को संभाल लेता और एक बार फिर पढ़ाई में व्यस्त हो जाता था। ये सब मेरे साथ कई सालों से होता आ रहा था। मैंने खुद को खुद से ही संभालना सीख लिया था। मैं अपना दुख दर्द किसी से भी नहीं बांटता था। बाहर की दुनिया के सामने मैं खुद को बहुत मजबूत दिखाता था, मगर अकेले में बैठकर मैं घंटों अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचता रहता था। मैं नहीं जानता था कि मेरा भविष्य कैसा होगा और मैं अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। यही सारे ख्याल मुझे हर वक्त घेरे रहते थे। अब मैं अपनी पढ़ाई लगभग खत्म कर चुका था। मेरे एग्जाम होने वाले थे और एग्जाम में बस एक हफ्ता ही बाकी रह गया था। मैं रूटीन के मुताबिक दिन रात पढ़ाई कर रहा था। घर में सभी लोग गहरी नींद सो रहे थे। उस वक्त घर में लाइट भी नहीं थी, इसीलिए मैं मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ रहा था। रोज रात को लाइट जाना हमारे इलाके का रूटीन था, इसलिए ये किसी को भी अजीब बात नहीं लगती थी। गर्मियों के दिन थे, मुझे कमरे में गर्मी महसूस हो रही थी, तो मैं उठकर बाहर आंगन में आ गया और वहां तख्त पर बैठ गया। अभी मुझे वहां बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि इसी बीच मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। मम्मी अक्सर रात को उठकर मुझे देखा करती थी। जब तक मैं सो नहीं जाता था, वो भी सुकून की नींद नहीं सो पाती थी। मम्मी की आवाज सुनकर मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और उनके कमरे की तरफ जाने लगा। अभी मैं उनके कमरे की तरफ गया ही था कि मुझे दोबारा मम्मी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से उनके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो रही है बेटा, हमें उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। उस वक्त कमरे में गहरा अंधेरा था, हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मम्मी से पूछा कि आखिर पापा को हुआ क्या है। मम्मी ने बताया कि पापा को सीने में दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से जाकर कोई सवारी ले आओ ताकि हम उन्हें अस्पताल लेकर जा सकें। मैं तुरंत ही घर से बाहर निकल गया। उस वक्त शायद रात के 2 या 3 बज रहे थे। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे में इस इलाके में कोई सवारी मुझे कैसे मिल सकती थी। उधर घर पर पापा की हालत बिगड़ती ही चली जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागता हुआ सड़क की तरफ गया। वहां इत्तेफाक से एक रिक्शा खड़ा दिखाई दे गया। मैं तुरंत भागकर उसके पास पहुंच गया और उससे कहा कि जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलो। मगर उस रिक्शा चालक ने मुझसे कहा कि देखो, रात बहुत हो गई है और इस वक्त मैं कोई सवारी लेकर नहीं जा सकता। अब मैं अपने घर जाने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा कि भैया, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अगर आप उन्हें इस वक्त अस्पताल लेकर नहीं गए तो कुछ भी हो सकता है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैं तुरंत उसके रिक्शे में बैठ गया और उसे अपने घर की तरफ लेकर चल पड़ा। जिस वक्त हम घर पहुंचे, मम्मी दरवाजे पर खड़ी बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने जल्दी से पापा को रिक्शे में बिठाया और दूसरी तरफ से मम्मी भी आकर बैठ गई। मम्मी ने दोनों बहनों को दरवाजा ठीक से बंद करने के लिए कहा। फिर हम लोग पापा को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचते ही पापा को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर के मुताबिक पापा को दिल का दौरा पड़ा था। मैं और मम्मी बाहर बैठे हुए थे। मम्मी लगातार रो रही थी।
मैं उन्हें तसल्ली दे रहा था कि पापा को कुछ भी नहीं होगा, मगर उस वक्त कोई भी तसल्ली मम्मी पर असर ही नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने कोई उम्मीद भरा जवाब नहीं दिया था। इमरजेंसी में गए हुए पापा को काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे। मेरी और मम्मी की नजरें हर वक्त दरवाजे पर टिकी हुई थी। आखिरकार काफी देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने हमसे कहा कि पापा को सारी रात अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। पापा की तबीयत अब कुछ हद तक बेहतर थी। मैंने मम्मी को फिर जबरदस्ती घर भेज दिया और खुद वहीं पर रुक गया। हालांकि मम्मी चाहती थी कि मैं घर चला जाऊं क्योंकि अगले दिन मेरा एग्जाम था, मगर मेरे लिए पापा से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं अस्पताल में ही रुक गया। मम्मी अस्पताल से घर वापस गई ही नहीं और मेरे साथ ही बैठी रही, जबकि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि पापा की तबीयत अब ठीक है। मगर मम्मी कह रही थी कि उनका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, इसीलिए उनका जाने का मन नहीं है। सुबह हुई तो मैं अपना एग्जाम देने चला गया क्योंकि आज मेरा आखिरी पेपर था। दोपहर के वक्त जब मैं दोबारा अस्पताल पहुंचा तो मम्मी मुझे देखते ही लिपट गईं और बुरी तरह से रोने लगी। मैंने हैरानी से मम्मी को देखा क्योंकि कुछ घंटे पहले तो वो बिल्कुल सुकून में थी। फिर मम्मी ने जो खबर मुझे सुनाई उसने तो मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ आने से कुछ देर पहले ही तुम्हारे पापा का देहांत हो गया है। ये सुनकर मैं अपनी जगह पत्थर बनकर खड़ा रह गया। उस वक्त मेरा दिल गम से फट रहा था, मगर मुझे बहुत हिम्मत रखनी थी और अपनी माँ और बहनों का सहारा बनना था। मम्मी बुरी तरह से रो रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। हम सब पर जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। कुछ ही देर के बाद पापा को घर ले जाने का इंतजाम हो गया। जिस वक्त हम लोग पापा को घर लेकर पहुंचे तब तक शाम होने वाली थी। घर में सभी रिश्तेदार जमा हो चुके थे। मेरी बहनें भी बुरी तरह से रो रही थीं, मगर मैं खुद को सबके सामने मजबूत दिखाकर सारे इंतजाम करने लगा। कुछ देर बाद पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं उनकी चिता को जलते हुए देख रहा था और उसी जगह बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। मेरे पापा मुझे कामयाब इंसान बनते देखना चाहते थे, मगर उनकी जिंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत नहीं दी कि वो मुझे कामयाब होते देख सकें। उस वक्त मेरा दिल गम से फट रहा था क्योंकि पापा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया था। आज उनके जाने के बाद मैं खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। बाप का साया सिर से उठने के बाद कैसा महसूस होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जान गया था। पापा दोनों बहनों की शादी की फिक्र दिल में लिए इस दुनिया से चले गए थे। मेरी दोनों बहनों की शादी की उम्र हो चुकी थी, मगर उनके लिए जो भी रिश्ता आता हमारी आर्थिक हालत देखकर वापस चला जाता था। इसी वजह से मेरी दोनों बहनें अब तक घर में ही बैठी हुई थीं और उनका कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो पाया था। मम्मी और पापा को यही फिक्र तो दिन रात खाए जाती थी। अब दोनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर ही थी और मुझे हर हाल में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना था। उन्हीं दिनों मेरी बहन के लिए एक रिश्ता आ गया। मम्मी चाहती थी कि किसी भी तरह से उसका ये रिश्ता तय हो जाए, मगर जिस लड़की का पिता मर चुका हो और भाई घर में बेरोजगार बैठा हो, उस घर की लड़की से रिश्ता भला कौन करता है। इसी वजह से हर बार की तरह इस रिश्ते से भी इनकार हो गया। उस दिन मम्मी बहुत रोई। मम्मी की हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझे यही फिक्र खाए जा रही थी कि कहीं उनकी बेटियां बाप के घर की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी ना हो जाएं। मैं मम्मी को तसल्ली देने की कोशिश करता था, मगर मैं खुद भी जानता था कि उस वक्त मेरी जेब में कुछ भी नहीं है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। मैं हाथ में डिग्री लिए नौकरी की तलाश में इधर उधर मारा मारा घूमने लगा था, मगर कहीं भी सिफारिश या रिश्वत के बिना मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। जहां भी मैं नौकरी की तलाश में जाता वहां इंटरव्यू के बाद मुझसे रिश्वत मांगी जाती। कई बार तो मैं इंटरव्यू में पास भी हुआ, मगर रिश्वत देने के पैसे ना होने की वजह से हर बार नाकामी ही मेरे हिस्से में आती और मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ता। उन्हीं दिनों मेरी बहन के लिए एक और रिश्ता आ गया और उन लोगों को मेरी बहन पसंद भी आ गई। मम्मी ने तुरंत ही उस रिश्ते के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मगर सच ये था कि मेरी बहन की शादी करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर भी जब बहन का रिश्ता तय हुआ तो मेरी माँ के दिल को कुछ सुकून मिला।
पापा के जाने के बाद उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहने लगी थी। इस रिश्ते के तय होने से उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन बात तो फिक्र की ही थी, क्योंकि अभी तक मेरी नौकरी का कोई इंतजाम नहीं हुआ था और उधर बहन की शादी भी सिर पर खड़ी थी। मम्मी ने उन लोगों से कुछ महीनों का वक्त ले लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जल्दी ही मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं आसानी से अपनी बहन की शादी कर सकूंगा। मैं अपनी माँ को कैसे समझाता कि नौकरी लगना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह मुझसे सिफारिश या रिश्वत की मांग की जा रही थी और इसके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं रोज सुबह सवेरे घर से नौकरी की तलाश में निकल पड़ता और इधर उधर धक्के खाकर शाम को वापस लौट आता। जहाँ कहीं भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद नजर आती, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता, मगर हर दिन शाम होते ही सिर झुकाकर और मुंह लटकाए हुए घर लौटता। मम्मी मेरा चेहरा देखते ही समझ जाती थी कि आज भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली और मैं खाली हाथ ही घर वापस आ गया हूँ। अब तो मुझे घर लौटते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मेरी माँ और बहनों की मुझसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थीं और मैं उनसे एक भी उम्मीद को पूरी नहीं कर पा रहा था। बहन की शादी भी धीरे धीरे करीब आती जा रही थी और दिन बहुत ही तेजी से गुजरते जा रहे थे। ये देखकर मम्मी और ज्यादा परेशान रहने लगी थी। जब भी मैं घर लौटता वो मुझसे यही सवाल करती थी कि क्या आज भी तुम्हें नौकरी नहीं मिली, और मैं खामोशी से सिर झुका लेता था। घर के हालात भी अब खराब होते जा रहे थे। वजह साफ थी, पापा जो कुछ भी कमाते थे उन्हीं पैसों से घर चलता था और अब पापा तो रहे नहीं थे तो उनकी आमदनी भी बंद हो चुकी थी। मैं जो छोटी मोटी नौकरियां करता था वो भी अब मेरे हाथ से निकल चुकी थी, क्योंकि या तो मैं वो नौकरियां कर सकता था या फिर अच्छी नौकरी की तलाश में यहाँ वहां भटक सकता था। फिर एक वक्त तो ऐसा आया कि मेरी जेब में पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए। मम्मी के सामने हाथ फैलाने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। मुझे उन्हें पैसे देने चाहिए थे और मैं उनसे किराए के पैसे मांग रहा था। इसी वजह से मैंने उनसे किराए के पैसे मांगना भी बंद कर दिया और पैदल ही हर जगह आना जाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पैदल चलने की वजह से मेरे पैरों में छाले पड़ गए और मेरी चप्पल भी जगह जगह से घिस गई थी। मगर इतनी पढ़ाई करने के बावजूद मेरी काबिलियत के दम पर भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जब इतने धक्के खाने के बाद मैंने ये समझ लिया कि अब मुझे नौकरी मिलना मुमकिन नहीं है और घर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और ही किया जाए। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा सब्जी का गोदाम था। वहां से लोग सुबह सुबह ताजी सब्जियां लेकर ठेलों पर निकल जाते थे और शाम को वापस आकर वही ठेले पर जमा कर देते थे। इस तरह उन्हें दिन भर की कमाई हो जाती थी। सब जगह से मायूस होकर मैं एक दिन उसी गोदाम पर पहुंच गया। वहां बैठे हुए शख्स से मैंने कहा कि मुझे भी काम चाहिए। उसने हैरानी से सिर से लेकर पैर तक मुझे देखा और फिर मुझे गोदाम के मालिक के पास लेकर गया। जब मैं गोदाम के मालिक के सामने पहुंचा तो मेरी बात सुनकर उसे भी हैरानी हुई। वो मुझे ध्यान से देखने लगा और कहने लगा कि तुम तो शक्ल सूरत से पढ़े लिखे और अच्छे घर के लगते हो। ये कहते हुए वो मुझे शक और हैरानी भरी नजरों से देखने लगा। उसकी बात सुनकर मैंने ठंडी सांस ली और फिर कहा कि आपने बिल्कुल सही पहचाना है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपने कॉलेज का बेहतरीन स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मैं पढ़ लिखकर जिंदगी में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाऊं। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, मगर अब जबकि इसका फल उन्हें देने का वक्त आया है तो मुझे कहीं भी नौकरी ही नहीं मिल पा रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझसे या तो रिश्वत मांगी जाती है या फिर सिफारिश की बात कही जाती है। ये कहते हुए मेरे अंदाज में गहरा दुख उतर आया। उस इंसान ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर मुझसे कहा कि ऐसा करो, फिलहाल तुम ये सब्जी का ठेला लगा लो। जैसे ही मेरे पास कोई और दूसरी अच्छी नौकरी आएगी मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा। उस इंसान की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली। उसने अपने एक आदमी को आवाज दी और उससे कहा कि मुझे सारा काम समझा दे। मैं उस आदमी के साथ उठकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने मुझे सब्जी का ठेला लगाने के लिए दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू छुपाते हुए उस आदमी से वही ठेला लिया
गोदाम से बाहर निकल आया और फिर कुछ दूर जाकर सड़क पर वो ठेला लगा लिया। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैंने अपनी शर्ट से अपने आंसू साफ किए और फिर वहीं पर खड़ा हो गया। मुझे अब शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल पढ़ाई पर बर्बाद कर दिए। अगर मैं जगह जगह छोटी छोटी नौकरियां कर लेता तो कम से कम इतना तो कमा लेता कि मैं अपनी बहन की शादी ही कर पाता। मैं जो छोटी मोटी नौकरियां करता था उसके सारे पैसे मैंने अपनी पढ़ाई पर लगा दिए थे। अब मैं उस वक्त बिल्कुल ही खाली हाथ बैठा था। मेरे हाथ में सिर्फ डिग्रियां थीं और कुछ भी नहीं था। कुछ देर तक मैं वहीं सड़क पर बैठा रोता रहा। पापा के देहांत के बाद आज एक बार फिर से मैं खुद को बहुत ही टूटा हुआ और बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। मेरी नजर जब भी सब्जी के ठेले की तरफ जा रही थी तो मेरी आंखों के सामने वे गुजरे हुए सभी साल घूम जाते थे जब मैं दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर मैं अपने माँ बाप की सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। आज खुद की ये हालत देखकर मुझे खुद पर ही तरस आ रहा था। पूरा दिन मैं वहीं सड़क पर ठेला लगाकर खड़ा रहा। लोग आते जाते भाव बताते और फिर मुझसे सब्जी ले जाते। रात तक मेरे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो चुके थे। मैं वो ठेला लेकर दोबारा से उस गोदाम में चला गया और आज की सारी कमाई पूरी ईमानदारी से उन लोगों के सामने रख दी। उस गोदाम का मालिक कुछ देर तक तो मुझे देखता रहा। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम जानते हो, आज तक किसी ने भी इतनी ईमानदारी से पैसे लाकर नहीं दिए हैं। तुम पहले इंसान हो जिसने ईमानदारी दिखाई। उसने मेरी मेहनत के पैसे भी मुझे दिए और फिर कुछ और पैसे भी मुझे पकड़ा दिए और कहने लगा कि ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं वो पैसे लिए हुए खुशी से घर की तरफ चल पड़ा। जब घर में दाखिल हुआ तो माँ रोज की तरह मेरा इंतजार कर रही थी, मगर आज मेरा सुकून से भरा चेहरा उनकी नजरों से छुपा नहीं रह सका। मुझे देखकर माँ ने सवाल किया कि क्या तुम्हें नौकरी मिल गई है? मैंने इस बात पर सिर हिला दिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर माँ के हाथ पर रख दिए। माँ ने कुछ देर तक उन पैसों को देखा और फिर मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैंने सिर झुकाकर माँ से कहा कि मैं सब्जी का ठेला लगा रहा हूँ और आज उससे ही ये आमदनी मिली है। पल भर में ही माँ का चेहरा बिल्कुल ही फीका पड़ गया। वो मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो फिर भी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली कि तुम परेशान क्यों होते हो? हर चीज में भगवान की कोई न कोई मर्जी जरूर छुपी होती है और इसमें तो हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या भलाई छुपी है। इसीलिए उदास होने और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस ली और माँ की तरफ देखा। उनका चेहरा और उनके शब्द दोनों ही इस बात को साफ बता रहे थे कि उन्हें भी काफी दुख हुआ है, मगर वो मेरे सामने जाहिर नहीं कर रही थी। मैं भी उनका भरम रखने के लिए खामोश रहा। एक दिन रोज के मुताबिक ही मैंने अपना ठेला लगाया और वहीं पास में खड़ा हो गया। आज गर्मी रोज से कुछ ज्यादा ही थी। पसीना एक पल के लिए भी सूख नहीं रहा था। तपता हुआ सूरज ठीक मेरे सिर पर खड़ा था। ऐसे में हर कोई गर्मी से परेशान था और किसी छांव की तलाश में था, मगर मैं फिर भी सड़क पर खड़ा था क्योंकि यहाँ खड़े होने से सब्जियां ज्यादा बिकती थी। अगर मैं किसी छांव में जाने की कोशिश करता तो वो जगह सड़क से थोड़ी दूर हो जाती और इस तरह वहां पर मुझे ग्राहक भी कम ही मिल पाते। इसी वजह से मैं यहीं पर खड़ा था, लेकिन गर्मी ज्यादा होने से सड़कें भी सुनसान थीं। दोपहर हो चुकी थी और मैं अभी भी वहीं मौजूद था। अभी तक मेरे ठेले से बहुत ही कम सब्जी बिकी थी। मैं सारी सब्जी बिक जाने की प्रार्थना कर रहा था ताकि मुझे अच्छे खासे पैसे मिल सकें, क्योंकि मेरी बहन की शादी करीब आ रही थी। उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था ताकि बहन की शादी अच्छे से हो पाए। इस चक्कर में हम लोग पैसे बचाने के लिए इस वक्त भरपेट खाना भी नहीं खा रहे थे और कम चीजों में ही गुजारा कर रहे थे। यही सब सोचते हुए मैंने सड़क किनारे एक लड़की को देखा। उसके साथ एक छोटा बच्चा मौजूद था। वो लड़की बड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और किसी बात को लेकर बहुत डरी हुई है। मैंने फिर एक नजर उसकी तरफ देखा, मगर वो लड़की मुझे नहीं देख रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। शायद वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी। मैं काफी देर तक उस लड़की की हरकतों और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन का जायजा लेता रहा।
इतनी देर में वो लड़की वहां से हटकर मेरे ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दुपट्टे से आधा चेहरा छुपा रखा था और अपने साथ मौजूद अपने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने एक पल के लिए सोचा कि इस लड़की से पूछूं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मगर फिर मैं चुप रहा। ऐसा ना हो कि वो लड़की कहीं मुझ पर ही चिल्ला पड़े। इसी वजह से मैं खामोशी के साथ उसे देखता रहा। उसके साथ मौजूद वो बच्चा काफी थका हुआ लग रहा था। उसका चेहरा धूप की वजह से लाल हो रहा था। देखने में वे दोनों किसी अच्छे घर के लग रहे थे। ऐसे में उन दोनों का इस तरह बीच सड़क पर इतनी देर तक खड़े होना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद उस बच्चे ने उस लड़की से कहा कि उसे भूख लग रही है, जिस पर उस लड़की ने बच्चे को देखा और कहने लगी कि थोड़ी देर रुको, मैं खाने के लिए कुछ ले लूंगी। लेकिन वो बच्चा शायद काफी देर से भूखा था, इसीलिए वो रोने लगा। मगर वो लड़की फिर भी उस बच्चे के लिए कुछ खाने को लेने नहीं गई। मैंने ध्यान से उस लड़की को देखा तो उसके हाथ में कोई पर्स भी नहीं था। मैं समझ गया कि इसके पास पैसे नहीं हैं, तभी वो उस बच्चे के लिए खाने को कुछ नहीं ले पा रही है। उस बच्चे ने फिर मेरा ठेला देखा तो उसने अपने साथ मौजूद लड़की से जिद करनी शुरू कर दी कि वो उसे टमाटर खाने दे। मगर उस लड़की ने इस बात पर उस बच्चे को डांट दिया। कुछ देर के लिए वो बच्चा चुप हो गया, मगर फिर से ठेले पर मौजूद टमाटर को देखकर जिद करने लगा। वो लड़की कभी उसे डांट देती तो कभी प्यार से टाल देती। काफी देर तक मैं ये सब देखता रहा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक मासूम बच्चा था और भूख से बिलख रहा था। मैंने अपने ठेले से 2-3 टमाटर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसके साथ मौजूद लड़की ने घबराकर मेरी तरफ देखा। फिर उसने मुझसे कहा कि आप ये रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। इतनी देर में वो बच्चा मुझसे टमाटर ले चुका था। फिर उस लड़की ने उस बच्चे के हाथ से टमाटर लेकर वापस मेरी तरफ बढ़ा दिए। वो बच्चा फिर से रोने लगा। शायद अब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मैंने दोबारा से टमाटर उस बच्चे को पकड़ा दिए और लड़की की तरफ देखकर कहा कि कोई बात नहीं, ये तो बच्चा है, आप इसे लेने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। फिर कुछ सोचकर मैंने उस लड़की से कहा कि अगर आपको भी भूख लग रही है तो मैं आपके लिए भी कुछ लाकर दे सकता हूँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ये बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे इस तरह रोता हुआ देखकर एकदम से घबरा गया, क्योंकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से फूट फूट कर रोने लगेगी। काफी देर के बाद वो लड़की चुप हुई तो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते ही हो तो प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि अब शाम हो रही है और अब तक मुझे कहीं भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिली है। मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं है। मैं सुबह होते ही तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। मैं हक्का बक्का होकर उस लड़की की सारी बातें सुन रहा था। मैं तो उसकी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता था कि उसे खाने के लिए कुछ लाकर दे देता। इससे ज्यादा मदद करना मेरे बस में नहीं था। मगर उस लड़की ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि तुम्हारी भी तो बहनें होंगी ना, मैं उनका वास्ता देती हूँ, प्लीज मुझे भी अपने साथ ही ले चलो, यहाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और मुझे उस लड़की पर तरस भी आया। मैं सोचने लगा कि अगर मैं इसे यहाँ पर यूं ही छोड़कर चला गया और फिर इस लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो फिर इसका जिम्मेदार भी मैं ही होऊंगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इस लड़की की सुरक्षा करूंगा और इसीलिए मैं उसे अपने साथ घर ले आया। मैं उस लड़की और छोटे बच्चे को घर में लेकर दाखिल हुआ तो मेरी माँ और बहनें चौंक कर उस लड़की और बच्चे को देखने लगी। मैंने अपनी बहन से कहा कि जाकर कुछ खाने के लिए लाओ और इन दोनों को भी खाने को कुछ दो। मम्मी हैरानी से उस लड़की को देख रही थी। मेरी बहन उन दोनों लोगों को लेकर अंदर चली गई। फिर मैंने मम्मी को सारी बात बताई कि किस तरह वो लड़की दोपहर से लेकर अब तक वहीं सड़क पर खड़ी थी। अब तो रात भी हो रही थी। ऐसे में उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो फिर क्या होता। मगर मम्मी ने मेरी बात सुनकर कहा कि हम इस लड़की को जानते भी नहीं हैं। ऐसा ना हो कि कहीं उल्टा कोई मुसीबत हमारे ही गले में पड़ जाए। न जाने ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लड़की खुद कह रही है कि इसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। मम्मी की बात सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। मगर मैंने फिर उनसे कहा कि कम से कम आज की रात इसे यहाँ पर रहने दो, फिर सुबह देखते हैं कि क्या होता है।
कल सुबह इसके घर वालों का पता करके इसे वहीं पर पहुंचा देंगे। मेरी बात सुनकर मम्मी उस वक्त तो चुप हो गईं, मगर उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो लड़की मेरी बहनों के कमरे में उस बच्चे के साथ सो रही थी। मैं भी सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, मगर थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटा सोचता रहा कि अचानक मेरी आंख क्यों खुल गई है। अभी तक तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे कानों में शोर की आवाज पड़ी। मैं अपनी जगह से उठकर बाहर आंगन में आया तो कोई मेरे घर का दरवाजा बहुत बुरी तरह से बजा रहा था और बाहर से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज भी गूंज रही थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। घर में सब लोग जाग गए थे और आंगन में आ गए। मैंने आगे बढ़कर घर का दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने 2 आदमी खड़े थे और उनके पीछे पुलिस वाले थे। वे दोनों आदमी मुझे धक्का देकर मेरे घर के अंदर आ गए। उनमें से एक आदमी ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि कहाँ है मेरी बेटी। मैं उस आदमी की शक्ल देख ही रहा था कि इसी भाग दौड़ में वो लड़की भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और रोते हुए उस आदमी के गले से लग गई। उस आदमी ने तुरंत मुझे छोड़ दिया और उस लड़की को अपने गले से लगा लिया। वह आदमी उस लड़की से बोला कि कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। उस लड़की ने रोते हुए फिर उसे सारी बात बता दी। उस लड़की के पति ने उसे बेचने की कोशिश की थी। लड़की किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई थी। वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पति ने उसके घर के रास्ते पर अपने आदमियों को खड़ा कर दिया था और इसी वजह से वो मुझसे मदद मांगकर मेरे घर पर आ गई थी। उस आदमी ने तुरंत ही आगे बढ़कर मेरा बहुत धन्यवाद किया और मुझसे अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। उस आदमी को लग रहा था कि मैं उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने घर में रखे हुए हूँ, क्योंकि उसकी बेटी सुबह से ही गायब थी और उसका कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर वो अपनी बेटी को साथ में लेकर चला गया, मगर जाते जाते मुझे अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया और कहने लगा कि किसी दिन मेरे घर पर जरूर आना। मैंने उस आदमी के हाथ से वो कार्ड ले लिया। वो लड़की सही सलामत अपने घर वापस जा चुकी थी और मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई थी। फिर इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जो ड्राइवर के कपड़े पहने हुए था। उस ड्राइवर ने उस लड़की के पापा का नाम लिया और मुझसे कहा कि साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है और आपको मिलने के लिए बुलाया है। मुझे बहुत हैरत हुई कि इतना अमीर इंसान मुझे दोबारा क्यों मिलाना चाहता है, मगर मैं उस ड्राइवर के साथ चला गया। वो ड्राइवर मुझे उस आदमी के ऑफिस में लेकर गया। वो बहुत ही खुश होकर मुझसे मिला और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया था। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम अभी तक बेरोजगार क्यों हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए नौकरी है। तुम चाहो तो यहाँ नौकरी कर सकते हो। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैंने उससे कहा कि मैंने बस एक भलाई का काम किया था, ना कि उस भलाई के बदले कोई लालच सोचा था। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के बलबूते पर मिल रही है, इसीलिए ऐसा कुछ भी मत सोचना। कल तुम यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लेना। जब मैं उस ऑफिस से निकला तो बहुत खुश और सुकून से भरा हुआ था। मुझे मेरी भलाई का फल इस तरह से मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, संस्था या घटना से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध मात्र संयोग समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक सकारात्मक संदेश देना है, ना कि किसी की भावनाओं, मान्यताओं या वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को ठेस पहुंचाना। धन्यवाद।